फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसिशन नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट, देखिए क्वेश्चन जो है इसी में ही इसका आंसर है। देखिए मैं पहले आंसर बता देता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट मेंटिसा निकालने के लिए 4 डिजिट का मेंटिसा होता है यहाँ पे। अगर मैं इसको 3 शिफ्ट करूंगा, मतलब इस पॉइंट को 3 घर आगे ले जाऊंगा तो पॉइंट पे, तो ये 1.1100 और 11 यही इसका आंसर है। लेकिन आंसर तो बता दिया आपने, लेकिन ये होगा कैसे? तो डिटेल में समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि ये IEEE बोलता क्या है। देखिए हमें ही पता है कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट को समझता है, जहां पे 0 जो है वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा और 1 नेगेटिव करेगा। हाँ ठीक है, लेकिन मोर ज्यादा अंडरस्टैंडेबल करने के लिए IEEE 754 का ये मेथड आया है, जहां पे सिंगल प्रिसिशन चलता है और डबल चलता है। तो सिंगल में क्या है 23 बिट्स यानी टोटल 32 बिट्स का रहता है, और वहीं पे डबल की बात करें तो डबल अपना 64 बिट्स का रहता है। लेकिन सर ये है क्या, कैसे समझ में आएगा? तो देखिए मेंटिसा निकालने के लिए, उसका एक्सपोनेंट निकालने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको डिटेल समझना है तो बस चैनल पे जाके मेंटिसा सर्च कर दीजिएगा। ये वाला जो है न्यूमेरिकल टेक्निक का मैंने एकदम डिटेल में बता रखा है, पूरा समझ में आ जाएगा कि मेंटिसा क्या है, एक्सपोनेंट क्या है और चॉपिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये एक बाइनरी डिजिट में दिया हुआ है। हाँ ठीक है, ये बाइनरी डिजिट है ना जी, 1011 मतलब बाइनरी है। अगर आपको डेसिमल करना पड़े तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो अभी हम आने वाले क्वेश्चन में सीख जाएंगे कि होता कैसे है। और इसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर निकालने के लिए कुछ ये टेक्निक होती है, और ये 1110 जो है इसका 14 होगा अपना डेसिमल, और डेसिमल का बेस कितना होता है 10 होता है। तो हर एक का बेस आपको पता होना चाहिए। हेक्सा का कितना होता है, डेसिमल का कितना होता है, बाइनरी का कितना होता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे मैं इस पे करूंगा क्या, अपना एक्सपोनेंट निकालने के लिए यहाँ पे मैं 3 घर आगे ले जाऊंगा, 1 2 3। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 1 पॉइंट ये बन गया, तो डेसिमल 2 इंटू 3 हो गया, तो ये बेस जो होता है 3 होता है, एक्सपोनेंट यहाँ पे 3 आ गया। बस यही इसका आंसर होता है। तो आंसर निकलेगा कैसे, देखिए 0 से लेके अगर मैं 22 तक डिजिट अपना कंप्लीट कर लूं तो क्या मैं 23 मेंटिसा का हो गया सिंगल प्रिसिशन, जो मेरे को यहाँ पे कह रहा है। ध्यान देने वाली बात है। हाँ ठीक है ना। तो बस करिए क्या, इसको यहाँ पे अपना रिप्रेजेंट कर दीजिए फ्लोटिंग पॉइंट पे, और वहां पे उसके बाद 0 लगा दीजिए। टोटल आपके 22 आने चाहिए, मतलब 0 से 22 आने चाहिए। लेकिन ये क्या कर दिया, अरे भाई ये जो आपका है ये वाला फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए क्या कह रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद वाला। तो पॉइंट के बाद वाला हमारा क्या आया, ये आया। देखिए पॉइंट के बाद 11 000 11 000 11 आ गया, और बाकी सारे 0 लगा दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट नोटेशन निकालना है। तो पहले हमें तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए, फिर उसके बाद 2's कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है। देखिए 63 है, माइनस का 63 और 74 है। तो पहले तो मैं इसका निकालूंगा कैसे वो चीज समझाता हूं मैं। तो यहाँ देखिए पहले मैं, ये मेरे को डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, -63 भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। तो मैं करूंगा क्या, पहले इसको बाइनरी 8 बिट में करूंगा। लेकिन सर ये कैसे हो गया, तो देखिए सिंपल, हमें पहला नंबर क्या था अपना 64 था और 63 था। तो मैं पहले 63 देखता हूँ कि 63 आएगा कैसे। तो ये तो 64 हो गया, तो 32 16 48 56 ये तो 63। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर अपना 63 हो रहा है। तो इन सब के आगे मैं क्या करूंगा, अपना 1 कर दूंगा, और इसके आगे मैं अब 0 लगा दूंगा। ठीक है, इसको मैं बीच में करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ। ध्यान से देखिएगा तभी मजा आएगा। ठीक है, हो गया, ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलो ये हो गया अपना 63 का, मतलब 63 का अपना फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर है? हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं 63 लिख देता हूँ। ठीक है, अब है 74। तो 74 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए 8 बिट का ये पूरा अपना 7 हो गया, सॉरी यहाँ पे 00 लगाऊंगा, ये वाला ये, तो ये अपना 8 बिट्स का हो गया टोटल। हाँ ठीक है, अब आ जाता है 74। तो 74 कैसे निकलेगा, तो 64 32 ज्यादा हो गया, नहीं 60, और ये क्या 80 ज्यादा हो गया, 60 और 8 72, और मेरे को कितना लगाना है 74 ना, तो 274 हो गया। तो मैं किस किस को सिलेक्ट करूंगा, 64 8 और 2। तो इसके आगे लगाओ आप 64 8 और 2, एक एक कर दो। ठीक है, और यही वाला पैटर्न इस पे पेस्ट कर दो। ठीक है, इन सब के आगे और अब 0 लगा दो।
हाँ जी ठीक है, चलिए मान। तो मैंने यहाँ पे 60, देखिए ये वाला जो है 74 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी, हाँ ठीक है, और ये 63 का है, लेकिन मेरे को क्या दिया था, -63 दिया था। तो -63 निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि इसको बीट को इन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से सुनने वाली बात है, जो 0 है उसको 1 बना दीजिए, जो 1 है उसको 0 बना दीजिए। हाँ ये देखिए यहाँ पे मैंने करा क्या, 1 1 कर दिया और सारी टर्म को 0 कर दिया, मतलब इन्वर्ट बीट्स कर दिया 263 का कॉम्प्लीमेंट्स इसका बनाने के लिए। अब इसमें +1 कर दीजिएगा, तो +1 करेंगे तो 0 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे फिर 0 0 0 0 उतार दीजिए और 1 1 उतार दीजिए, तो ये आपका -63 का आ गया कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया -63 का। क्लियर है जी। और 74 का मेरा क्या निकला था, +74 का, तो 74 का ये वाला निकला था 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। बस इन दोनों को तो ऐड ही तो करना है हमें, तो ऐड करूंगा तो 1 और 0 1 होगा और 0 और 1 1 होगा, 0 0 0 होता है और 1 1 भी 0 होता है, तो 0 1 0 हो गया। फिर 0 0 0 0 1 1 0 होता है, ऊपर 1 आ गया तो 1 1 0 और 0 0 0, तो एक यहाँ पे बिट मेरा आ गया, मतलब ओवरफ्लो में, ठीक है। तो 8 बिट्स का मेरा ये साइन आ गया। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये आंसर करेक्ट है, तो देखिए सिंपल सा केयरफुली देखने वाली बात है कि अगर -63 बड़ा कर देता हूं इसको थोड़ा, -63 और 74 इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो रिजल्ट 11 आ गया। हाँ ठीक है 11 आ गया, लेकिन 11 आया तो ये करेक्ट कैसे होगा, तो 11 का डेसिमल नंबर क्या है, तो ये 4 नंबर को आप पकड़िए 1011, तो इसके आगे लिख दीजिए 1011, तो जिसके आगे 1 है उसको ऐड करिए, तो 8 2 और 1, तो 8 2 10 और 1 11 और आ गया 11, तो इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। बस इसी तरह आपको निकालना है अपना 2's कॉम्प्लीमेंट जो आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया था। इसी तरह आप 128 का निकालिए फ्रेंड और 39 को, दोनों को ऐड करिए, तो 1 मैं आपको बता देता हूं, देखिए माइनस का 128 और 39 इन दोनों को ऐड मतलब करेंगे तो माइनस का 89 आना चाहिए, तो माइनस का 89 इसमें से देखेंगे और उसका क्या होगा, इन्वर्ट होगा, मतलब इन रिवर्स हो जाएगा। जिस तरह 63 का ये कॉम्प्लीमेंट्स आया, इसको मैंने क्या करा, 0 को 1 0 को 1 और 1 को 0 बना दिया और उसमें +1 कर दिया, तो वो -63 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो उसी तरह -89 का आपका आएगा कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप सॉल्व करिए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसी तरह ये वाला भी सॉल्व कर लेंगे आप। देखिए इसमें हमसे पूछ रहा है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी होती क्या है, जल्दी से मैं टास्क मैनेजर पे आऊं तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस में जाएंगे और सीपीयू में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ कैच दिखाई दे रहा है, ये कैच दिखाई दे रहा है। तो बस ये कैच मेमोरी करता क्या है कि जो आपने परफॉर्म पहले कर रखा है तो आपकी कैच मेमोरी पे सेव हो जाता है। तो पूछते हैं ना कि भैया कैच मेमोरी कितनी की है, 2 MB की है, 3 MB की है, 4 MB की है, तो जितनी ज्यादा कैच मेमोरी होगी उतनी ज्यादा वो स्टोर करके रखेगा और उतना जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। तो कैच मेमोरी होती किस लिए, आप ब्राउजर में भी होती है ना जी, ब्राउजर के अंदर क्या होता है, आपका कैच मेमोरी सेव करके रखता है। जैसे ही आपने अमेजोन पे कोई सर्च करके रखा हुआ है, उसे क्लिक किया आपने, तुरंत इंस्टेंट वो आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो थ्योरी में देखे कैच मेमोरी इज ए स्मॉल हाई स्मोड लोकेट बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी, जो उसके अंदर लोकेटेड होता है। इट्स स्टोर फ्रीक्वेंटली एंड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस देम फास्टर देन फ्रॉम मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जाने से पहले, मतलब रैम में जाने से पहले, वो आपके सीपीयू से ही परफॉर्म करके दे देगा। तो यही होता है कैच मेमोरी का फायदा। अब इसने पूछा है एक्सप्लेन द डायरेक्ट कैच मैपिंग करना है स्कीम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डायग्राम के थ्रू। तो देखिए मेन मेमोरी में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मेमोरी ईच ब्लॉक मेन मेमोरी में होता है इज मैप्ड एग्जैक्टली 1 कैच लाइन होता है। तो अगर आप पहले मैं दिखाई देता हूं यार आपको, यहां पे मैं गया रैम पे गया तो ये क्या है, ये सारे मेरे डायरेक्ट मैपिंग है, मतलब ये मेरे ब्लॉक्ड हैं। इसमें एक कैच लाइन होगी आपकी मेमोरी की। मेमोरी में चले जाइए और यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे ये देखिए, और कैच कितना आ गया, 9.8 GB का कैच आ गया यहाँ पे। तो बस ये क्या है, अपना डायरेक्ट मैपिंग तो पूरा हो रखा है लेकिन कैच मेमोरी कहीं ना कहीं रिजर्व है। तो इसमें क्या बोला है, एग्जैक्टली 1 कैच लाइन लोकेशन डिटरमाइंड बाय अ सिंपल फॉर्मूला सो द मैपिंग इज फिक्स्ड, एनी पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक कैन गो ओनली 1 स्पेसिफिक कैच लाइन। अगर आप डायग्राम
डायग्राम के थ्रू भी दिखाना चाहते हैं तो मेन मेमोरी रैम ब्लॉक में आप इस तरह भी दिखा सकते हैं कि ये रैम मेरा है, सीपीयू प्रोसेसर आ गया और यहाँ पे मेन मेमोरी के कुछ ब्लॉक दिखा दिए मैंने यहाँ पे। बाकी एक्सप्लेनेशन पे आप पर्पस ऑफ कैश मेमोरी का यहाँ पे डिटेल पे देख लीजिए, जिस तरह रिड्यूस सीपीयू, इंक्रीज, इंप्रूव, एक्सपायलेट लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब आ जाता है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि नॉफ मैप क्या होता है। देखिए नॉफ मैप में होता क्या है कि ये कुछ ब्लॉक चलते हैं यहाँ पे 00111100। तो इस तरह आपको कुछ ब्लॉक बनाने पड़ेंगे जहाँ पे 00011110। लेकिन यहाँ पे नंबर की टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 0132 होगा, फिर 4576 होगा, 12 13 15 14 होगा, इस तरह कुछ काम करेगा आपका और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेयर बना के देने हैं और उसको देख लीजिए कि कौन सा पेयर किसके अकॉर्डिंग बन रहा है। बस अगर मैं सिंपली बताऊं तो इसी तरह आपके पेयर बनेंगे और यहाँ पे इस तरह डिजिट का नंबर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, बस सॉल्व करने की देर है और उसी के थ्रू आप रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए कि मेरा ये करके इसका ग्राफ बन गया। अरे भाई 2 नंबर अगर मान लो यहाँ पे मिल गए तो मैं इसका एक पेयर बना सकता हूँ। जितना मैक्सिमम पेयर बना सकते हैं आप, उतना मैक्सिमम 2-2 का पेयर बना के आप दिखा सकते हैं। इसी पे अकॉर्डिंग आपका आंसर ऐसा ही आएगा जो ये आंसर दिया हुआ है आपका। एक मशीन यूज एवोल्यूशन स्टैक आर्किटेक्चर। तो स्टैक आर्किटेक्चर होता क्या, देखिए स्टैक एक ऐसे है जिसमें फ्रेंड लीफो मेथड चलता है। लीफो का मतलब क्या है, अगर मैं इस मान लो ये फॉर एग्जांपल ये बकेट है, इसके अंदर मैं कोई चीज डालूंगा तो दूसरी जब चीज आएगी तो डेफिनेटली सी बात है कि वो उसके ऊपर आएगी, तो जो लास्ट में आएगी वो पहले निकलेगी। तो इसीलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट चलता है। जिस तरह प्लेट अपना हम स्टैक करके रखते हैं और सबसे ऊपर वाली प्लेट को पहले हटाते हैं, तो उसी तरह स्टैक परफॉर्म करता है। जहां पे ये ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड होते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं जो साइन के इनटू प्लस जो है अपने ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड्स होते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, कुछ एसोसिएटिव रूल चलते हैं, वो कुछ ज्यादा ही डीपली हो जाता है कि एसोसिएटिव। लेकिन इसमें होता क्या, देखिए ऐड पुश होता है, पुल होता है, पॉप होता है। मतलब पुश का मतलब डाल दिया, ठीक है, और पॉप का मतलब निकाल दिया। देखिए ऑपरेटर पॉप्स ऑपरेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक, परफॉर्म द ऑपरेशन एंड पुश द रिजल्ट बैक। तो इसमें फाइनली क्या है, अपना पोस्ट फिक्स विदाउट ए, कुछ पोस्ट फिक्स चलता है जिस तरह इनफिक्स, पोस्ट फिक्स ये सब चलता है। तो इसके कुछ प्रिजेशन होते हैं, सॉरी कुछ एसोसिएटिव रूल होते हैं जो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जिस तरह हमने बोर्ड मास पढ़ा हुआ था कि पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट ओपन होगा, फिर उसके बाद डिवाइड का साइन आएगा, फिर इनटू आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह चलेगा। तो राइट टू लेफ्ट टू राइट चलता है एसोसिएटिव रूल पे। तो उसी तरह तो इसमें करा क्या कि पोस्ट फैक्ट में पहले इसने करा क्या, ऑपरेंट को पहले यहाँ पे लिख दिया, फिर ऑपरेटर को प्लस इंटू और ई बाद में लिखा यहाँ पे। तो पहले इसने करा क्या कि BCD लिखा और प्लस इंटू ई और इसके बाद ये रिजल्ट दे दिया। तो देखिए काम कैसे कर रहा है फंक्शन पे। पुश बी किया तो पहले करा क्या, पुश मतलब एक बाल्टिल के अंदर, स्टैक के अंदर यहाँ पे पहले बी स्टोर किया, फिर सी स्टोर किया, पुश कर रहा है ना जी, फिर पुश क्या किया अपना डी किया, डी करने के बाद फिर ऐड किया सी प्लस डी, पुश रिजल्ट, तो सी प्लस डी, तो सी प्लस डी, और इसी तरह स्टैक का आपका परफॉर्म करते हुए लास्ट में आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। जब ये सारे परफॉर्म होंगे तो सारा पॉप कर दिया जाएगा। तो फाइनल स्टैक का आपका मैथमेटिक का कुछ इस तरह परफॉर्म करके आएगा। हो सकता है कि जो आप फर्स्ट टाइम अगर स्टैक देख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पॉप स्टैक का इसमें आपको इनफिक्स, पोस्ट फिक्स ये सारे प्रिजेशन, एसोसिएटिव रूल्स आने चाहिए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपका बेस कंप्लीट कर दिया, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी के रेकमेंड से बना रहा हूँ, हालांकि मेरे स्कोप में था ही नहीं ये बनाना मेरा। चलिए, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट्स एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि हार्ड वायर्ड क्या है। देखिए हार्ड वायर्ड में आ क्या गया, तो हार्ड वायर्ड में अपना जिस तरह मान लो कोई केबल आ गई तो परफॉर्म करके क्या देगा, फॉर एग्जांपल कंट्रोल यूनिट में तो ALU चलता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट चलता है यहाँ पे ALU। तो ALU किसके थ्रू है, हार्डवेयर पे। तो हार्डवेयर क्या है, तो एक आपने कंप्यूटर पे देखा होगा खूब सारी केबल होती हैं, दैट इज कॉल्ड बस, हम उसे बस भी कहते हैं। खूब सारी केबल होती है जो आपकी केवल उससे हार्ड ड्राइव से उससे हार्ड डिस्क से अटैच होती है, मदरबोर्ड से कंप्लीट होती है, इन सब से। तो इसमें सर कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, तो देखिए CPU का परफॉर्म है कि CPU मान लो फॉर एग्जाम्पल जब कॉम्प्लेक्स टास्क आ जाता है तब CPU का रोल आता है। जरूरी नहीं है हर चीज पे आपका CPU ही इन्वॉल्व हो सकता है कि आपने एक नॉर्मल सा कमांड दिया प्लस माइनस का, तो वहां आपका जो है ALU परफॉर्म करके दे देगा। लो जी, ये छोटा सा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये देखिए यहाँ पे है ना माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, एक छोटा सा ही टास्क मांगा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको एक्सपोर्ट पे लगा दूंगा, तब CPU आएगा, कहेगा भैया ये तो मेरे बस की बात नहीं है, आप संभालो, तब CPU का रोल आएगा और तब CPU आपको परफॉर्म करके देगा। तो जब मोर देन एक्सीड हो जाती है
ना मेमोरी, वो चीज में तब आती है आपकी अपना सीपीयू पे। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपका रैम अगर मान लो फुल हो गया और आपका रिजल्ट है कि 4 जीबी का और 2 जीबी की रैम है, तो 2 जीबी से क्रैश कर गया, तो वो आपको रिजल्ट कैसे परफॉर्म करके देगा? वो रिजल्ट लेगा आपका वर्चुअल मेमोरी से। तो वर्चुअल मेमोरी कहां आएगी? तो आपकी हार्ड डिस्क से आएगी। तो पहले के में क्या होता था, पेजिंग टेक्निक नहीं थी, अब पेजिंग टेक्निक आ गई है। तो पेजिंग टेक्निक से होता क्या है कि वर्चुअल मेमोरी पे जो आपका एड्रेस पे जो टास्क है पड़ा हुआ, वो वहां से 2 जीबी उठाएगा और आपको परफॉर्म करके देगा। दैट इज कॉल्ड पेज टेक्निक। अगर आप अपने सिस्टम पे विंडो 11 जा रहे हैं तो वहां पे पेज पुल्ड देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो देखिए, हार्ड वायर बिकॉज द सिग्नल जनरेशन डिटरमाइंड हार्डवेयर कनेक्शन नॉट स्टोर्ड प्रोग्राम। कोई स्टोर थोड़ी ना है। तो हार्डवेयर के सर्किट लाइक्स डिकोडर्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स, जिस तरह हमने पढ़ा है कि एक नेगेटिव देगा और एक पॉजिटिव देगा, तो फ्लिप फ्लॉप के थ्रू इसने समझाने की कोशिश करी है। माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब छोटा सा इंस्ट्रक्शन देगा। तो देखिए, ब्लॉक डायग्राम के देखें, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे आर आ गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर आ गया, टाइम सीक्वेंस सर्किट आ गया और कंट्रोल लॉजिक गेट्स आ गया यहाँ पे, और कुछ कंट्रोल सिग्नल्स टू सीपीयू एलिमेंट्स आ गया। तो कहीं ना कहीं ये सारे जितने भी रजिस्टर वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं किसी चीज से तो कनेक्टेड है। बस यही है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट का आर्किटेक्चर। बाकी थ्योरी की बात करें तो ईच ब्लॉक में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कैसे काम करता है, कंट्रोल लॉजिक गेट्स और कंट्रोल सिग्नल्स, ये आप एक बार थ्योरी इसको रीड कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप देखें तो इंस्ट्रक्शन फैच होता है, इंस्ट्रक्शन फिर डिकोड होगा, फिर टाइम सिग्नल आएगा, सिग्नल जनरेशन, फिर एग्जीक्यूशन करके रिजल्ट दे देगा आपको। अब आ जाता है यहाँ पे हाउ मेनी चिप्स 520K to 8 are required for constructing 4M into 32 मेमोरी। तो ये है क्या चिप और काम कैसे करता है? तो देखिए, जल्दी से मैं समझाऊं तो हमें पता है कि 1024 KB का मतलब हो गया हमारा, कितना हो गया ये 1000, मतलब ये 1000 कितना हो गया, तो 1024 की मतलब केबी में आ गया, ये केबी में आ गया। इसी तरह कुछ फॉर्मेट चलता है, जिस तरह कैसे चलता है अपना 8 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 32 आ गया, फिर 64 आ गया, फिर 128, 256, 512, इसी तरह ये अपना परफॉर्म करता है। तो 8 बिट का आर्किटेक्चर हर एक में चलता है। जल्दी से आंसर बताऊं तो आपका 4x32 ही रहेगा इसका। अगर देखेंगे तो उसने पूछा हमसे क्या था, 4M/32 मेमोरी में, तो हाउ मेनी चिप्स रिक्वायर्ड। तो देखिए, 4M में अगर 220 करेंगे तो ये 32 बिट्स का रहेगा, और 512K में 219 करेंगे तो 8 बिट्स का रहेगा। तो इसको परफॉर्म करके देख लीजिएगा, तो रिजल्ट आखिर में यही आएगा। आप 210 करके देखिए और 220 करके देखिए। बस कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट में 222 और 290, 2 की पावर 3 आ गया तो 8 चिप्स आ गया, और टोटल कितना था अपने पार्ट्स, 4 बिट्स का था, तो 4x32, तो नंबर ऑफ चिप रिक्वायर्स 32 आ जाएगा आपका आंसर। अब 8086 इंस्ट्रक्शन क्या कहता है? देखिए, ये असेंबली लैंग्वेज का पहले का प्रोसेसर जिसमें आपका वैक्यूम ट्यूब ये सब सारे चलते थे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग सकता है, क्योंकि पहले के परफॉर्म में फ्लैग रजिस्टर ये सारे चलते थे, जहां पे एंड का ऑपरेशन है, जहां पे SHL है, INC है, मतलब इंक्रीमेंट करेगा, एंड करेगा। तो एंड क्या करेगा आपका, जिसमें लॉजिक इंस्ट्रक्शन चलता है, तो कहीं ना कहीं पे वो आपको मूव करके देगा। और वही बात करें कि SHL जो आपको शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट करके देगा, और INC आपको एक इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये सारे जितने भी हैं एक असेंबली लैंग्वेज के थ्रू बने हुए हैं। जब तक हमें बेस क्लियर नहीं होगा, मूव BL क्या है, 09H क्या आ गया, INC क्या आ गया, तो इसमें AX BX ये सारे फ्लैग रजिस्टर के ऊपर ही काम करते हैं। तो अभी शायद उसका भी क्वेश्चन आएगा आपके पास। आ जाता है यहाँ पे B नंबर पे, पूछ रहा है स्टैक फॉर पैरामीटर पासिंग इन सब रूटीन फंक्शन। अब यार, ये सब रूटीन फंक्शन है क्या? देखिए, सब रूटीन एक मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोग्राम है और आप चाहते हो कि वो प्रोग्राम जो है आपका सब रूटीन में आ जाए, मतलब जो आपका नॉर्मली जनरली चलता रहता है वो प्रोग्राम मतलब कंटिन्यूअसली में रिटर्न उसको कॉल कर देगा, सब रूटीन प्रोग्राम। तो देखिए, व्हेन सब रूटीन कॉल, जब सब रूटीन आपका कॉल करेगा, कंट्रोल इज ट्रांसफर दैट ब्लॉक एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इन रिटर्निंग द कॉलिंग प्रोग्राम, मतलब दोबारा कॉलिंग करेगा प्रोग्राम को। उसी के थ्रू स्टैक क्या कह रहा है कि स्टैक क्या है, स्पेशल मेमोरी पे, हाँ, जहां पे मैं आपको बता रहा था कि लीफो मेथड चलता है, लास्ट इन लास्ट आउट, जहां पे स्टैक जिस तरह हम प्लेट स्टैक करके रखते हैं, जिसमें 2 ऑपरेशन चलेंगे, पुश एंड पॉप चलेगा। पुश का मतलब हो गया कि हमने डेटा अपना एक स्टैक के अंदर यहाँ पे डेटा हमने डाल दिया है, और पॉप का मतलब है कि हमने डेटा इसमें से निकाल लिया है। तो स्टैक यूज क्यों करते हैं? देखिए, टेम्पररी स्टोरेज के लिए, मल्टीपल प्रोसीजर और रिकर्सन, मतलब एक बार इसी को कॉल करता रहेगा। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब ये DMA क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है?
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब हो गया कि आप कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी सेव कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेमोरी है क्या, पहले ये समझने की देर है। तो छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे को पता है कि मेरी हार्ड ड्राइव में इस जगह पे मेरा ये चीज पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने एक कमांड मांगा, मतलब अपना शॉर्टकट विंडो आर किया और यहां से मैंने अपना कमांड मार दिया और वहां पे जाके मेरी वीडियो प्ले हो गई इंस्टेंट ऑफ। मैं एक फोल्डर के अंदर गया, उसके अंदर गया, उसके अंदर गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब मैंने डायरेक्ट एक पाथ दे दिया। तो पाथ जो दिया तो सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं ना हुई। तो बस यही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आप डायरेक्ट कमांड दे दीजिए। तो एग्जांपल में देखिए, लाइक डिक्स रीड राइट, ये देखिए डिक्स रीड राइट ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा, बस वही है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसमें सीपीयू की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो आप काम देखिए इस तरह करेंगे, ये सीपीयू आ गया, ये कंट्रोल बस आ गया। कंट्रोल बस क्या है? वायर आ गया। डीएमए क्या कर रहा है? डायरेक्ट मेमोरी, जहां पे एड्रेस काउंट लॉजिक है और डेटा बस है। तो यहाँ पे एड्रेस बस देखेंगे तो यहाँ पे मेन मेमोरी आपका ब्लॉक ऐसा है, मतलब हल्के कलर में आ गया, मतलब इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब मैंने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट आउटपुट के थ्रू डेटा बस के यहाँ पे अपना एएलयू परफॉर्म करके दे देगा, मतलब सीपीयू तक जाएगा ही नहीं आपका प्रोग्राम। तो ये कुछ थ्योरी है, इसको आप देख लीजिएगा डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो। अब ये आ जाता है कि ये कैलकुलेट फिजिकल एड्रेस क्या है। तो इसमें एसएस, डीएस, सीएस ये सब सारे क्या चलते हैं। तो देखिए जल्दी से बात करें तो सेगमेंट रजिस्टर कुछ काम करते हैं। जिस तरह सीएस यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एक्स्ट्रा, और वहीं पे कुछ अपने रजिस्टर्ड आ जाते हैं। तो रजिस्टर में क्या क्या है, जिस तरह एसपी, बीएक्स, आईपी और एसआई, ये सारे क्या रजिस्टर है और सबका सब अपना अपना कुछ ना परफॉर्म करके दे रहा है। जिस तरह ये आईपी इंस्ट्रक्शन के लिए, ये क्या है फिजिकल एड्रेस के लिए है, ये मूव के लिए है, जिस तरह ये पुश और पॉप ऑपरेशन के लिए। तो ये अपना असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा सा 8086 का आर्किटेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि अब तो इतना मॉडर्न आ गया है कि सारी चीजें एकदम ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर है। लेकिन पहले की चीजें आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपका नींव एकदम मजबूत किया जा रहा है। तो यही सारा परफॉर्म एक हो रहा है आपका। सॉरी, तो बेसिक तो हमने सुन लिया। तो 80X फिजिकल मेमोरी एड्रेस कैसे करेगा, तो कुछ उसका ऑफसेट होता है, जिस तरह सेगमेंट इनटू 10H ऑफसेट हो गया, जहां पे मल्टीपल बाय 16 शिफ्ट बाय 4 बिट करेगा। तो इसी तरह पहले क्वेश्चन पे दिया हुआ है 100H और 20H पे। तो बस ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसके थ्रू आपका 102H फिजिकल एड्रेस निकल के आएगा। ये सारे कुछ फॉर्मूले हैं जिसे आप देख सके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरह सिमिलरली 2 का भी है, 3rd का भी है और 4 का भी है। सेम वैसे ही काम कर रहा है। देखिए 300H आ गया और 245 आ गया, बस इसको इसमें ऐड कर दीजिए, ये आपका फिजिकल एड्रेस आ गया। 4200 है, यहाँ पे 4200H है और 123H है, तो कितना आ गया 42,123H लिख दीजिए फिजिकल एड्रेस, और ये कुछ फॉर्मूला परफॉर्म करके दिखा दीजिए। अब आ जाता है सीक टाइम, लेटेंसी टाइम्स और हीट रेशो। देखिए सीक टाइम, कोई भी आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, यहां से उसे ड्रैग कर देते हैं, मतलब सीक कर देते हैं। दैट इज द शिफ्ट, मतलब एक अगले ट्रैक पे जाना या कुछ करना। लेटेंसी मतलब डिले हो जाता है। तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए रीड राइट हार्ड ड्राइव्स मूव द ट्रैक, दैट इज कॉल्ड द सीक इज टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने जाके उसे सीक कर दिया। तो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग टाइम टू पोजीशन द हेड ऑन द करेक्ट ट्रैक, जो आप चाहते हैं वो एक करेक्ट ट्रैक पे चला जाएगा। वहीं पे लेटेंसी, देखिए लेटेंसी क्या करता है, डिले करता है। इस टाइम टेकन डिस्प्लेटर होता है, रोटेट होता है, या बेयरिंग द डिजायर बैड सेक्टर वगैरह कह लीजिए, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। देखिए वेटिंग टाइम फॉर डिजायर सेक्टर टू कम अंडर द हेड। और हीट रेशो क्या है, तो कैच हिट टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस। तो सीपीयू को नीड्स क्या करेगा, डाटा फाउंड कैच हिट्स करेगा। तो इफ नॉट फाउंड कैच मिस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, नहीं मिला कैच फाउंड पे, तो रिजल्ट क्या करके देगा, नहीं देगा। इन शॉर्ट देखें तो हायर हिट रेशो फास्टर परफॉर्म करेगा, नहीं है तो मोर मेन मेमोरी एक्सेस स्लोअर परफॉर्मेंस करके देगा। भाई अगर सीपीयू का टास्क है फॉर एग्जांपल और कैच मेमोरी पे है, तो रैम पे मेन मेमोरी पे क्यों जाएगा, मेन मेमोरी पे परफॉर्म करके नहीं देगा, वो आपका क्या करेगा, सीपीयू से परफॉर्म करके दे देगा। और यही आपका अगर सीपीयू के अंदर नहीं है, तब फिर वो मेन मेमोरी में जाएगा, फिर कहीं पे वो एड्रेस स्पेसिफाई करेगा, तब जाके आपको रिजल्ट देगा। अब देखिए 4 फ्लैग क्या होता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्लैग जो काम करता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर में करता है, जहां पे ओवरफ्लो होता है, डायरेक्शन, इंटरप्ट, फ्लैग, ये सारे फ्लैग रजिस्टर में काम करते हैं। तो पहले का आर्किटेक्चर इसी तरह का कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें आप ये 4 कोई सा भी फ्लैग पूछा है ना, एनी 4 पूछा था ना उसने, तो देखिए डिस्कस द यूज ऑफ एनी 4 फ्लैग फॉर द 8086 माइक्रो, बस लिख दीजिए यहाँ पे ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग इंटरप्ट करता है, या
ऑक्सिलरी है या जीरो फ्लैग्स है। तो छोटा सा जल्दी परफॉर्म करके देखें तो ए बिट 1 पे फ्लिप फ्लॉप, मतलब एक नेगेटिव 0 या 1 फ्लिप फ्लॉप करेगा क्या, आपको या नेगेटिव देगा या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो वही है 80 फ्लैग रिजल्ट दैट इंडिकेट द स्टेटस द प्रोसेस ऑफ द रिजल्ट एरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन। मतलब अगर मान लो एरिथमेटिक में क्या आ गया, मतलब कोई परफॉर्म करके देगा कि हाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। अब पाइपलाइनिंग क्या है, हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए इसमें सिर्फ ये याद कर लीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन फैच होता है, इंस्ट्रक्शन फिर डीकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक कर देगा। तो इसको करिए क्या कि इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 इस तरह लिखिए और सबको एक एक शिफ्ट करके लगा दीजिए। बस यही है इसका आर्किटेक्चर। नेक्स्ट बात करें तो इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट। देखिए इनपुट आउटपुट आपने दिया, इंटरप्ट मतलब क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया एक तरीके से, ये समझिए। कंपैरिजन की बात करें तो सीपीयू कंटिन्यूअसली चेक करता है और यहीं पे हम क्या करते हैं, इंटरप्ट डिवाइस व्हेन इट्स रेडी। फॉर एग्जांपल सीपीयू को मैंने कोई काम दिया और सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, तो इंटरप्ट ड्राइवन कब होगा, सीपीयू परफॉर्म अदर टास्क एंड इज इंटरप्ट बाय द डिवाइस व्हेन इट इज रेडी। तो आपने मान लो ये भी काम कर लिया, इंटरप्ट कर दिया, तो वो प्रायोरिटी देखेगा क्या है। तो इनपुट आउटपुट में क्या है, देखो पोल्स चेक करता है, डिवाइस इज रेडी फॉर डाटा ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर के लिए या इनसफिशिएंट सीपीयू टाइम वेस्टेड, कितना टाइम क्या लग रहा है। तो इसी तरह स्पीड और एग्जांपल के थ्रू मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी है। आप देखिए यहाँ पे आ जाता है एक्सप्लेन फीचर ऑफ रिक्स आर्किटेक्चर क्या है। तो देखिए इसके अंदर ही पूरा जवाब छुपा हुआ है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये करेगा क्या, आपके प्रोग्राम में मान लो आपका जो वर्क है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन, भाई कोई कमांड दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखिए सिंपल एंड लिमिटेड इंस्ट्रक्शन, रिस्क प्रोसेसर है फ्यू इंस्ट्रक्शन कंपेयर्ड एसआईसी, ईच इंस्ट्रक्शन परफॉर्म सिंपल ऑपरेशन लाइक लोड हो या स्टोर है या ऐड है या सब्सट्रैक्ट है। तो ये आपका कैसे काम करेगा, तो इस ग्राफ के थ्रू देख लीजिए। अगर डेटा कैच में है तो डेटा कैच से ही ले लेगा, वरना मेन मेमोरी पे आएगा। तो हार्डवेयर पे हार्डवेयर डेटा पाथ देखेगा या इंस्ट्रक्शन कैच देखेगा। बस ये आपके काम को क्या करता है, सिंपली आपको एकदम सिंपल वे में जल्दी परफॉर्म करके दे देता है। रिक्स का मतलब ये हो गया रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यही चीज है इसमें, जहां पे सिंगल क्लॉक होता है, लोड होता है, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर, फिक्स इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन सपोर्ट में। तो पाइपलाइन क्या, इस तरह पाइपलाइन की सपोर्ट पे आप एक ग्राफ बना के दिखा सकते हैं। तो भाई जिसके पास अगर मान लो मेन मेमोरी में नहीं है, डेटा कैच पे पड़ा हुआ है आपका डेटा, तो डेटा कैच पे तुरंत परफॉर्म करके दे देगा आपका। हार्डवेयर है तो हार्डवेयर पे क्या आ गया, आपका रैम आ गया, तो रैम इंस्ट्रक्शन कैच करेगा, फिर हार्डवेयर फिर डेटा पाथ, फिर आपको वो रिजल्ट देगा निकाल के। तो इंस्ट्रक्शन सेट मैंने कर दिया, मतलब क्या करा मैंने कि एक सिंपल सा स्टोर में लाइक लोड स्टोर ऐड या सब्सट्रैक्ट में परफॉर्म करने की मांग रहा हूं, तो वो जल्दी से मेरे को रिक्स आर्किटेक्ट के द्वारा एफिशिएंट पाइपलाइन के थ्रू मेरे को रिजल्ट प्रोसेस करके दे देगा, जहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस साइमल्टेनियस चलता है, एक साथ चलता रहता है।